So next concept in ionic we will continue with the dissociation of pure water. तो देखो वाटर हमारा जो होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ वाटर होता है, तो जनरली वाटर आयनाइज नहीं करता, बट अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स या बेसेस ऐड कर देते हैं तो फिर वाटर का डिसोसिएशन पॉसिबल होता है. तो यू कैन राइट water is feebly dissociated. Water is feebly dissociated because of water. Water is feebly dissociated because of water. तो उसमें क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अपना H प्लस आयन डोनेट करता है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है. It converts to H3O plus and OH minus. This is dissociation of water. ठीक है. So in this phenomenon you can notice कि एक वाटर मॉलिक्यूल H प्लस आयन डोनेट कर रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस बोल सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया है, इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग प्रोटॉन डोनर बोल सकते हैं, और ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर है. तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन डोनेट किया हुआ है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो एक प्रोटॉन डोनर हुआ और एक प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ. तो इस केस में आप एक वाटर मॉलिक्यूल को ब्रॉन्स्टेड एसिड और दूसरे को ब्रॉन्स्टेड बेस समझ सकते हैं. दूसरा पॉइंट, ये वाटर मॉलिक्यूल अपने ही वजह से आयोनाइज हुए, इसलिए इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. तो इस पॉइंट पे आते हैं, पहले पॉइंट पे लिखना है. सो राइट डाउन, इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर, in dissociation of water, one water molecule donates proton, one water molecule donates proton to other water molecule, hence one acts as bronsted acid, while the other one as bronsted base. Hence water is neutral. इस प्रोसेस में देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड समझ सकते हैं, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ब्रॉन्स्टेड बेस समझ सकते हैं. एक का करेक्टर ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसा है, दूसरे का करेक्टर ब्रॉन्स्टेड बेस जैसा है. तो इनलेट वाटर क्या हुआ? न्यूट्रल. ठीक है. ठीक है. अब चूंकि यहाँ देखो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की वजह से डिसोशिएट हो रहा है, तो इसी को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. अगले स्टेप में भी लिख लीजिए. Dissociation of water is also referred as dissociation of water is also referred as self-ionization of water. सेल्फ आयोनाइजेशन या इसी को ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं. सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है. अब जैसे वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन हुआ है, ऐसे कुछ और सब्सटेंसेस भी सेल्फ आयोनाइजेशन शो कर सकते हैं. लाइक अमोनिया है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एक्सेट्रा. आप चाहो तो वो पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो देखो, some more examples of self ionization are, some more examples of self ionization are,
उसमें आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अमोनिया, अगर अमोनिया सॉल्वेंट ले रखा है आपने, तो अमोनिया मॉलिक्यूल अपना एक प्रोटॉन दूसरे अमोनिया को डोनेट करके NH4 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, और NH2 माइनस में ब्रेक हो सकता है। तो देखो अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन है, इसमें एक अमोनिया प्रोटॉन डोनर है, दूसरा अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है, सो वी कैन रेफर इट एज सेल्फ आयनाइजेशन। बोलो समझ आ रही बात? वैसे अगर और एक एग्जांपल लिखें तो वी कैन राइट एसिटिक एसिड एट से CH3COH ले लें, तो अगर एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड समझ लें, प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिड बोलते हैं। तो अगर हमने ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया, तो एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये OH2 प्लस बना, और दूसरा वाला जो है वो H प्लस लूज कर देगा, तो वो CH3CO माइनस बन गया। एक प्रोटॉन डोनर, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। जितने भी सॉल्वेंट्स हैं जो अपने आप में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, उनके केस में ये चीज़ वर्कआउट करेगी। जैसे आपने फॉर्मिक एसिड लिया तो उसके केस में भी यही चीज़ रहेगी, HCO H2 प्लस किया और HCO माइनस हुआ। ये सब सेल्फ आयनाइजेशन के एग्जाम्पल्स। तो जैसे वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है, ऐसे अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन हो सकता है, एसिटिक एसिड का सेल्फ आयनाइजेशन हो सकता है, फॉर्मिक एसिड का सेल्फ आयनाइजेशन हो सकता है। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब एक सब्सटेंस का आयोनाइजेशन उसी सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है जिसमें उसको जो जो उसका प्योर सब्सटेंस है। समझ गया पहले कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या अदर सब्सटेंसेस जो मैंने लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाटर की हमें मेन स्टडी करनी है, क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट की तरह यूज करने वाले हैं आयनिक में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो विल बेसिकली फोकस ऑन आवर स्टडी ऑन वाटर। तो उसमें देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखना है आपको, ऑल्दो जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, बट बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। आप सीधे लिखो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, calculate molarity of pure water assuming its density to be 1 gram per centimeter cube. Calculate molarity of pure water assuming its density to be 1 gram per centimeter cube. तो इस केस में देखो सिंपली आपको पता है मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हमारे पास डेंसिटी वाटर की दे रखी है 1 ml, तो 1 ml के अंदर 1 ग्राम वाटर प्रेजेंट हुआ बेसिकली। तो अगर हम इसका 1000 ml ले लेंगे तो ये 1000 ग्राम वाटर हो जाएगा, और इस 1000 ग्राम वाटर को अगर मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1000/18 मोल्स ऑफ वाटर हो गया, और 1 लीटर में जितने मोल्स होते हैं वही मोलारिटी हो जाती है। तो मोलारिटी ऑफ वाटर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1000/18 और सिंपली 55.55 मोल्स पर लीटर। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। ठीक है, 2003 के पेपर का क्वेश्चन है IIT के। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में देखो, वाटर डिसोशिएट्स बिकॉज ऑफ वाटर फॉर्मिंग H3O+ एंड OH-। तो उस इक्वेशन के अंदर हम वाटर को एसिड भी समझ सकते हैं, बेस भी समझ सकते हैं। तो इसके जो डिसोसिएशन है उसको या तो Ke लिखेंगे या Kb लिखेंगे। तो इस पॉइंट को लिखो, फॉर अबव डिसोसिएशन water can be taken as acid or base, hence dissociation constant can be Ka। Ka लिखने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K और A लिखने के पीछे क्या मतलब होता है, एसिड। तो K का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और Kb का मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो
दोनों में से कोई भी वैल्यू समझी जा सकती है, क्योंकि इसका एसिड का फंक्शन और बेस का फंक्शन एक ही बात है, इसलिए इसका के इक्वल टू के भी होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है तो उसका जो एसिड का फंक्शन भी एक वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जितना उसका एसिड का फंक्शन है उतना ही उसका बेस का फंक्शन है। सो फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, for above dissociation of water can be taken as acid or base. For above dissociation, water can be taken as acid or base, and dissociation constant can be Ka, which is acid dissociation constant, or Kb, which is base dissociation constant, as Ka equal to Kb for water. तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने सपोज करो इसके इक्विलिब्रियम की वैल्यू को Ka एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, अगर हम इसकी Ka वैल्यू लिखेंगे तो Ka की वैल्यू क्या लिखोगे आप? एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस into active mass of OH minus upon active mass of water. ऐसे लिखेंगे, K is equal to active mass of H3O plus into OH minus upon water. अब देखो, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में सीखा था that active mass of pure solids and pure liquids is a constant value. तो यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर देखो कांस्टेंट वैल्यू जो भी आपने निकाली 55.55 मोल्स पर लीटर। तो अपने पॉइंट में लिखिए एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वाटर तो 2 बार है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड is a constant, hence active mass of pure water is a constant value which is 55.55 moles per liter। अभी हम लोग कैलकुलेट करके निकाले। तो फिर हम यहाँ पे Ka के साथ वाटर की एक्टिव मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको लिख सकते हैं H3O प्लस इंटू OH माइनस। अब देखो, यहाँ एक बहुत मेजर कंफ्यूजन है जो आपने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है कि सर इक्वेशन में तो 2 वाटर दिख रहे हैं, तो व्हाई नॉट वाटर स्क्वायर? बताइए ऐसा क्यों नहीं करा हमने? पहले प्योर सॉलिड वाली बात, प्योर लिक्विड वाली बात समझ गए। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो यहाँ वाटर प्योर लिक्विड है इसलिए उसका एक्टिव मास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने उसको Ka के साथ मल्टीप्लाई करके अभी एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, जैसा कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे वो यहाँ पे भी करेंगे। बट एक डाउट है जो अभी आपने हमसे पूछा कि इस इक्वेशन में देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, देन व्हाई हैव रिटन ओनली वाटर नॉट वाटर स्क्वायर? तो इस डिसोसिएशन में देखो एक्चुअली में डिसोसिएट तो एक ही वाटर कर रहा है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस बन रहा है और OH माइनस बन रहा है। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल तो केवल उस H प्लस आयन को आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज कर रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में देखो सिखाया था कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H प्लस आयन को स्टेबलाइज करता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन से। देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि H प्लस आयन को वाटर अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज करेगा तो H3O प्लस बनाएगा। ये केमिकली रिएक्ट थोड़ी करा। अब एक वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेगा तो H3O प्लस, 2 स्टेबलाइज करेंगे तो H5O2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल डिसोसिएशन तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल का हुआ है ना, तो एक्टिव मास ऑफ वाटर ही लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे। समझ आ गई बात? ये चाहो तो ये पॉइंट लिख लो नीचे अलग से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उस पॉइंट को लिख लीजिए ब्रैकेट में नीचे अलग से। सिंस इन डिसोसिएशन ऑफ वाटर, since in dissociation of water only one water molecule dissociates, only one water molecule dissociates while the other one stabilizes H plus ion by ion dipole interaction, while the other one stabilizes H plus ion by
आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो केमिकली तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इसलिए वाटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो के और वाट इनटू वाटर कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट है, तो उसको एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं के डब्ल्यू। सिंस के इनटू एक्टिव मास ऑफ वाटर is a constant, ठीक है, and it is represented by another constant kW known as self ionization constant of water, known as self ionization constant known as self ionization constant or auto ionization constant or ionic product of water. तो हमारे ये टेक्निकली के डब्ल्यू की वैल्यू हो गई के इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर, और इसी को हम लोग दूसरे टर्म में लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस। और नया कॉन्सेप्ट आप देखो यहाँ पे, अगर हम टेम्परेचर से चलें तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हो मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, या इसी को आप H3O प्लस लिखो, आपकी मर्जी, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, तो जितना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगी, और ये होती है 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। At 25 degree Celsius, H plus or H2O plus is equal to OH minus is equal to 10 power minus 7 m for pure water. तो प्योर वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है, और ये वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम KW की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 10 टू द पावर -14। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। प्योर वाटर का KW वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर -14 होता है। ये हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे, मतलब ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होगा, इसको आपको सीधे याद रखना है। सो 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर के लिए जो सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, दैट वैल्यू इज 10 टू द पावर -14। या इसी को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, आप उसको कुछ भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आपको क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट के व्हिच इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या यहीं पे केबी भी पूछा जा सकता है, वो सेम वैल्यू आएगी, वाटर का के और केबी वैल्यू सेम होती है। सो कैलकुलेट के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस assuming density as 1 ग्राम पर ml। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशन सिखाया आपको, KW इंटू एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू के। तो अगर हम यहाँ से Ka की वैल्यू निकालेंगे तो KW 10 टू द पावर -14 है, और एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर कितना आता है 1000/18। देखो ये 1 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, मैंने इसीलिए आपको केमिकल इकोनॉमिक्स बहुत एम्फेसिस करके सिखाई थी। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर इज concentration उल्टा लिख दिया मैंने, KW इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर होगा, KW इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर, ये लिखना था, तो ये डिवाइड होके आएगी वैल्यू यहाँ पे। सो 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ प्योर वाटर इज 1000/18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 आ जाएगा। ये वाटर का के वैल्यू होगी, और वाटर का के वैल्यू के बी वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल होगा।
सेल्फ आयनाइजेशन का एक्सप्रेशन आपके अमोनिया के लिए आ जाएगा Kw इंटू इज इक्वल टू NH4 प्लस इंटू NH2 माइनस, एंड सिमिलरली फॉर्मिक एसिड के लिए लिखेंगे तो Kw HCOH2 प्लस और HCO माइनस। सिंपली एक्सप्रेशन लिखना है बस आपको। सेल्फ आयनाइजेशन अगर आपने सही से लिख लिया तो एक्सप्रेशन परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पीएच। आयनिक इलेक्ट्रॉन का यूनिवर्सल सवाल होता है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग। इसलिए पीएच कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले समझना है पीएच होता क्या है, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले केस में लिखेंगे इट इज मेजरमेंट ऑफ H प्लस आयन, इट इज measurement of H plus ion in a solution. It is measurement of H plus ion in a solution, and it is represented as pH is equal to minus times log of H plus concentration. और लार्ज ब्रैकेट आप समझ गए होंगे कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट में लिखेंगे, मोल्स पर लीटर में। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियरली लिख लो, इस लार्ज ब्रैकेट का मतलब एक्टिव मास होता है, तो इस H प्लस का मतलब हुआ concentration of H plus in moles per liter. और वो अंडरस्टूड है, चाहे तो आप H3O प्लस लिखो चाहे H प्लस लिखो, वो एक ही बात है। वो चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन से H प्लस को स्टेबलाइज कर दोगे तो H3O प्लस लिख दो, सिंपली आयन लिखना है तो H प्लस लिख दो। अब जैसे हमने पीएच डिफाइन किया है ऐसे यहाँ पे बहुत सारे टर्म डिफाइन किए जाते हैं। तरीका सिंपल है, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस जैसे लिखा है वैसे ही माइनस टाइम्स लॉग ऑफ लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं सारे टर्म लिखे देता हूँ आपके लिए। अगर कहीं पे POH लिख के आएगा तो उसका मतलब होगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। कहीं पे अगर हमारे पास pKa लिखा होगा, ये माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Ka हो गया। कहीं पे pKb लिखा होगा तो ये माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kb हो गया। pKw लिखा होगा तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kw हो गया, समझ में आया ना। pKb लिखेंगे तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kb हो गया। pKw लिखेंगे तो ये माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kw हो गया। अब ये मतलब इस चैप्टर में स्टैंडर्ड नोटेशन है, ऑल्दो डिफाइन तो केवल पीएच किया गया था, बट इस चैप्टर में भी सारे टर्म डिफाइन करके रखते हैं अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए। जहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के को पीके से रिप्लेस कर देंगे, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के बी को पीके से रिप्लेस कर देंगे, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस को POH से रिप्लेस कर देंगे, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस को PH से रिप्लेस कर देंगे। ये सारे टर्म लिखना अलाउड है। तो अगर हम कहीं पे भी P टाइम्स कुछ टर्म लिख देंगे तो उसको माइनस टाइम्स लॉग ऑफ दैट वैल्यू समझ लेते हैं। समझ में आई बात। अब जैसे आपको पता है Kw की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस कितना है, 10 पावर माइनस 14। अगर आप एट 25 डिग्री सेल्सियस इसी वैल्यू को लिखेंगे तो Pkw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो Kw की वैल्यू कितनी है, 10 पावर माइनस 14, लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 14 इज सिंपली 14। तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 14 सॉल्व करोगे तो ये 14 आ जाएगा। तो उसको आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगर यहीं पे देखो, अगर थोड़ा पिछले वाले एक्सप्रेशन से रिलेट करना सिखाऊं आपको, तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस को Kw लिखा था। अब आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करिए, so apply log on both the sides, so it becomes log of H plus log of OH minus is equal to log of Kw आ गया। अब पूरे एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kw हो गया। माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस को PH लिखेंगे, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH माइनस को POH लिखेंगे, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ Kw को Pkw लिखेंगे। तो अगर कहीं पे भी आपको PH दिया होगा और POH निकालना होगा या POH दिया होगा तो PH निकालना होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, PH प्लस POH इज इक्वल टू Pkw। या फिर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे यही सॉल्व करेंगे और एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस
POH इज इक्वल टू 14। तो स्कूल लेवल पे हमेशा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही एज्यूम किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। जेई लेवल पे अगर इसी चीज को समझना है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, बिकॉज के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। के डब्ल्यू हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो अगर वो चीज टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है तो उसका मतलब पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ अलग अलग भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं वेरिएशन ऑफ के डब्ल्यू विद टेम्परेचर। देखो होता क्या है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कराते हैं तो उससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये रिएक्शन आप सब लोग जानते हो। लेटे से हमने एक इक्वेशन लिखी NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये एक्सोथर्मिक होती है। तो राइट डाउन अबव रिएक्शन इज नोन एज, क्योंकि एसिड अगर बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो अबव रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Above reaction is known as neutralization reaction, and this process is exothermic. This process is exothermic, and this process is exothermic. Exothermic का मतलब समझ गए ना, डेल्टा H नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन को हम लोग आयोनाइज करके लिखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस पूरा आयोनाइज होकर लिखेंगे तो 100% आयोनाइज होगा Na प्लस OH माइनस, क्योंकि NaH स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी 100% आयोनाइज होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। दूसरी तरफ अगर हम शॉर्ट लिखेंगे तो NaCl वो भी 100% आयोनाइज होगा, Na प्लस Cl माइनस। और वाटर आयोनाइज नहीं होगा तो उसको केवल वाटर लिख लेंगे। तो अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो यू कैन इजीली रियलाइज कि Na प्लस देखो दोनों तरफ है तो उसके तो एनर्जी में कोई अंतर है नहीं, Cl माइनस भी दोनों तरफ है उसकी भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअली में जो नेट रिएक्शन है वो क्या है, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। तो अगर H प्लस आयन OH माइनस से कंबाइन होकर वाटर बनता है तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है दिस इज -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेटा जो हमें पता होता है। सो H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर, इसका डेल्टा H होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो अब देखो हमारा जो है वो वाटर का डिसोसिएशन इसकी उल्टी रिएक्शन है। तो अगर वाटर गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस है अगर तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगी, डेल्टा H पॉजिटिव। अगर कभी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी तो +13.7 यूज कर लेंगे। और आप सबको मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया हुआ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है। तो आपको ये चीज पता है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा H पॉजिटिव, equilibrium constant increases on increasing temperature. For endothermic reaction, equilibrium constant increases on increasing temperature. Hence, Kw will increase on increasing temperature. तो Kw की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाएगी। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर T1 पे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kw1 अज्यूम कर लें, टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kw2 अज्यूम कर लें, तो log of Kw1 by Kw2 is -delta H upon 2.303 R
इंटू 1/T1 माइनस 1/T2 होता है। ठीक है, समझ आई बात? तो अब देखो क्या करना है बेसिकली कि दो में से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ। अगर सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस के रिलेशन में सॉल्व करना है तो वी कैन राइट इफ एट टेम्परेचर T we have to find Kw, we have to find Kw। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ऑलरेडी पता है 10 पावर माइनस 14, तो फॉर्मूला लिखेंगे log of 10 to the power minus 14 upon Kw इज इक्वल टू डेल्टा एच लिखेंगे तो हमें पता है इसका माइनस 13.7 इंटू 10 to the power 3 इतने कैलोरी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की जगह 2 कैलोरी पर मोल केल्विन यूज कर लेंगे इंटू 1 अपॉन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 माइनस 1/T। तो अगर आपको टेम्परेचर T पता होगा तो आप Kw आसानी से बता सकते हैं। उसमें और कोई डेटा क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें पता होती है। आप चाहो तो यहाँ से लिख लो, डेल्टा एच की वैल्यू होती है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट यूज किया है और आर की जगह हमने यूज करा है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर वाला फॉर्मूला तो आपके पास हमेशा ही है। दिस वे वी कैन कैलकुलेट Kw फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। बट इतना सॉल्व नहीं करना होता है क्योंकि हमें नॉर्मली बस आइडिया लगाना होता है कि Kw की वैल्यू किस रेंज में पहुंच गई है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लो तो आपका काम चल जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आप कुछ याद रखोगे तो काम बन जाएगा। तो आपको मैंने सबसे पहला रिजल्ट बताया एट 25 डिग्री सेल्सियस pKw is 10 to the power pKw is 14। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब दूसरा ब्रैकेट आपको बता रहा हूँ, एट अराउंड टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस का ब्रैकेट होगा अगर, तो यहाँ पे pKw की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 13 पहुँच जाती है। तो यहाँ पे हम pH प्लस POH की जगह 13 लिखेंगे और अगर टेम्परेचर और बढ़ा दें 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दें, क्योंकि इसके आगे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज़्यादा टेम्परेचर ले लोगे तो वाटर सॉल्वेंट ही नहीं बचेगा। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल करने लग जाता है तो अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके आगे नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे pKw वैल्यू अगर लिखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 12 आ जाता है, तो pH प्लस POH की वैल्यू अराउंड 12 यूज़ कर लेते हैं। तो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। तो पहले 10 पावर माइनस 14 था, फिर 10 पावर माइनस 13 हुआ, फिर 10 पावर माइनस 12 हुआ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो नेक्स्ट आइटम लिखिए न्यूट्रल पॉइंट। सो राइट डाउन इट इज द pH, it is the pH when H plus concentration is equal to OH minus concentration। क्योंकि जैसे H plus OH minus के बराबर होगा तो उसको न्यूट्रल बोलने लगेंगे। So it is the pH at which H plus is equal to OH minus, that is H plus concentration is equal to pKw by 2। That is pH is equal to pKw by 2। क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया pH plus POH is equal to pKw होता है। तो अगर H plus concentration OH minus concentration के बराबर हो जाएगी तो pH जो है वो POH के बराबर हो जाएगा। तो उसका मतलब pH की वैल्यू जो आ जाएगी वो pKw by 2 आ जाएगी। That is pH is equal to POH और pH is equal to pKw by 2। तो जब भी किसी भी सॉल्यूशन का pH कंसंट्रेशन pKw by 2 के इक्वल हो जाएगा तो उसको न्यूट्रल पॉइंट बोल देंगे। समझ में आई बात? अब अगर हमारी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से आप इसको वेरिएशन में लिख दें, तो अब आप इस चीज़ को जरा एक बार ध्यान से लिख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर pH वैल्यू इससे कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और pH वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है,
देखो न्यूट्रल पॉइंट अगर डिफाइन करें तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर हमारे पास pH इज इक्वल टू pKw/2 होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर pH इससे ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक, pH इससे कम हो जाएगा तो एसिडिक। pH की रेंज 0 से लेके pKw तक वैरी करेगी। अगर H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है तो एसिडिक बोलेंगे, और H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस से कम है तो बेसिक बोलेंगे। और H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस के एग्जैक्टली बराबर होती है तो उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। यही चीज अगर आप एक दूसरे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करो तो pH 7 देखो न्यूट्रल होगा, pH 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा, pH 14 मैक्सिमम लिमिट है, pH 0 से स्टार्ट होगा, pH लेस देन 7 को एसिडिक बोलेंगे। अभी मैंने आपको 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में बताया कि pH प्लस VOH की वैल्यू 12 है या pKw की वैल्यू 12 है। तो आप देखो रेंज कहाँ से कहाँ हो गई, 0 से लेके 12 तक। अब देखो pH 6 जो है वो न्यूट्रल हो गया, तो pH 6 लेस से कम होगा तो एसिडिक, 6 से ज्यादा होगा तो बेसिक। तो आप देखो आपको यहाँ से सवाल आने करनी चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन है। अगर टेम्परेचर सही से डिफाइन कर देंगे तो फिर आप आसानी से न्यूट्रल पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। समझ आ रही बात नहीं? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से कम होता जाएगा, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम करते जाएंगे तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट हम लिखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और देखो किसी भी एसिड में से अगर हम एक H प्लस आयन निकालते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, और अगर किसी बेस में से एक OH माइनस आयन हटा देते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो उस पॉइंट को लिखना है पहले। इफ वी रिमूव 1 H प्लस आयन, ध्यान रखना है 1 H प्लस, 2 हटा दोगे तो नहीं कॉन्जुगेट एसिड होता है। सो इफ वी रिमूव 1 H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड, it forms its conjugate base. If we remove 1 H plus ion from an acid, it forms its conjugate base. ठीक है, दूसरे स्टेप में लिखो, if we remove 1 OH minus ion from a base, it forms conjugate acid. It forms conjugate acid. कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे पास एक एसिड है, लेट्स से H2SO4, तो H2SO4 में से एक H प्लस आयन आपने रिमूव करा तो दूसरा आयन बना HSO4 माइनस। तो अगर हम इसको एसिड बोल रहे हैं तो ये HSO4 माइनस आयन कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आई बात? अब अगर इस HSO4 माइनस से एक और H प्लस निकालना है, सपोज करो HSO4 माइनस से आपने एक H प्लस निकाला और SO4 2 माइनस बनाया, तो अब ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। समझ आई टेक्निक? तो किसी भी एसिड में से H प्लस आयन निकालने के बाद जो दूसरी यूनिट बनती है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ध्यान ये रखना है, एक H प्लस निकालने के बाद, अगर 2 H प्लस निकाल देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होता है। समझ गए? यही काम बेस के साथ करते हैं। तो लेट्स से आपने NaOH लिया, NaOH में से एक OH माइनस हटाया आपने, तो ये Na प्लस बना और OH माइनस बना। ये हमारा अगर बेस है तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो नहीं बात? तो एसिड से H प्लस निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस से OH माइनस निकालने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। कंजुगेट बेस से निकालें तो हाँ, जैसे ये आपका एसिड है, HSO4 माइनस से H प्लस निकाला तो HSO4 माइनस ये कॉन्जुगेट बेस बना। तो इस एसिड बेस पेयर में H2SO4 एसिड है और HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है। अब मान लो हमने एसिड ही HSO4 माइनस दे रखा है, तो अगर इसका H प्लस निकालोगे तो SO4 2 माइनस बनेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया और ये एसिड हो गया। ध्यान रखने की बात यह है कि H2SO4 और SO4 2 माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होते हैं।
एक H प्लस निकालने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। यहाँ पे जैसे NaOH है, इसमें से OH माइनस निकाला, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया आपके लिए। समझ आई बात? तो H प्लस निकालने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनता है, OH माइनस निकालने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। यहाँ पे Na प्लस कॉन्जुगेट एसिड है, और कंफ्यूजन हो रहा हो तो OH माइनस थोड़ा दूर लिख लो, ऐसे लिख लो। तो Na प्लस यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है, NaOH जो है वो बेस है। तो एसिड से H प्लस निकालने के बाद जो पहला यूनिट H प्लस के अलावा जो दूसरी यूनिट बन रही होती है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और बेस में से OH माइनस निकालने के बाद जो यूनिट बनती है उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? जैसे मान लो एक वीक एसिड का एग्जांपल लिखें आपके लिए, तो सपोज करो CH3COH है, ये एसिड है, और इसका अगर हम एक H प्लस निकाल दें और इसने फॉर्म किया CH3COO माइनस और H प्लस, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड एसिड है और CO माइनस कॉन्जुगेट बेस है। समझ गए? इसी में जैसे और दूसरा केस लिख लो, जैसे NH4OH लिखा, वीक बेस है ये आयनाइज होके NH4 प्लस और OH माइनस बना रहा है। तो अब की बार ये बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। बोलो समझ गए बात? होगी तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस, ये आपका बेस, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। आई बात समझ? नेक्स्ट टाइटल लिखे रिलेशनशिप ऑफ Ka एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर आपके पास एक एसिड और एक उसका कॉन्जुगेट बेस है और आप उसका Ka Kb का रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, तो जैसे मैंने देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड को डिसोशिएट किया हुआ है, इट इज फॉर्मिंग CH3CO माइनस एंड H प्लस, इसका Ka गिवन है आपको, और उसका कॉन्जुगेट बेस देखो CH3CO माइनस लिखा हुआ है, उसकी वाटर से रिएक्शन हो गया CH3COH और OH माइनस बन रहा है, तो उसका Kb पता है आपको। अब इन दोनों का रिलेशनशिप निकालनी है। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो पहले। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, केवल वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। और आपको पता है कि अगर दो इक्वेशंस ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या एप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो K इंटू Kb आ जाएगा, और अब वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पहले ही से पता है क्या, Kw। तो वहाँ सीधे रिलेशनशिप आ जाएगी Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। ये सीधा रिजल्ट याद रखना है। अगर आपको कभी भी किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का Ka Kb रिलेट करना होगा, विल डायरेक्टली रिलेट विद दिस फार्मूला Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। अगर आपको किसी एक का Ka पता है तो दूसरे का Kb ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो Kw के इक्वल होता है। ठीक है, यही चाहो तो एक और क्वेश्चन प्ले करके देख लो, ये तो मैंने एसिड ले करके दिखाया, अब तुम यही काम बेस के लिए करके देख लो अपने आप। तो जैसे मान लो हमारे पास NH4OH है, ये आयनाइज होके बना रहा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये बेस है तो इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb पता है, और NH4 प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो इससे बन रहा है NH4OH एंड H प्लस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka हो गया, दोनों को ऐड कर दो। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, बार बार सवाल करने में टाइम नहीं खराब करना है। दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, फिर से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या जाएगा Ka इंटू Kb, और उसको किसके इक्वल कर दो, Kw के। समझ आई बात? यहाँ से देखो फिर से Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के केस में अगर उसका Ka पता है किसी अपने एसिड का, तो कॉन्जुगेट बेस का Kb अपने आप निकल आता है Kw बाई Ka करके।
और किसी वीक बेस का अगर आपको के बी पता है तो उसके कॉन्जुगेट एसिड का के निकल आता है, फिर से के डब्ल्यू बाई के बी करके। समझ आ गई बात?